देखो, आज जो है हम बायो का सेकेंड चैप्टर आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें से 2 या 3 नंबर का आपको क्वेश्चन आना ही आना है और थोड़ा सा इसे समझने में भी हम सभी लोगों को ध्यान देना होगा, बड़े सावधानी से पढ़ना होगा, क्योंकि ये चैप्टर ही एक तो अगर आप मजे के रूप में पढ़ोगे तो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। कुछ चीज़ें जैसे ऐसे होती हैं ना बच्चों, क्या आपने देखा होगा कि जो चीज़ें हम अपने जीवन में जो देखते हैं तो वो आसानी से तैयार हो जाते हैं, लेकिन पौधों के बारे में इतना हमें जानकारी नहीं होता है। कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं आपको इसे बहुत सरल भाषा में समझाने का काम करूँगा, जिससे आपको ये समझ में आए कि जैसे जीव जंतुओं में लैंगिक जनन तो आप जानते हो कैसे होता है, भाई पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ क्या करें, नोट्स भी बनाएं और नोट्स के साथ साथ जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान से देखें। थोड़ा सा आपको कुछ समय के लिए मेरे सामने यानी मेरे पास होना पड़ेगा। आपको दिमाग को कहाँ रखना होगा, मेरे पास रखना, और निश्चित रूप से आपको अच्छा समझ में आएगा। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। आपका चैप्टर जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का मतलब क्या है, यानी इसका मतलब ये होता है कि फूल वाले पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो थोड़ा सा पहले हम पादप जगत की बात करते हैं, तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन समझते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर पादप जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइकलर। क्या नाम था? आइकलर। आइकलर महोदय ने पादपों को जो है 2 समूहों में बांटा। कितने समूहों में बांटा? 2 समूहों में। एक उन्होंने नाम दिया क्रेप्टोगैमस। क्या नाम दिया? क्रेप्टोगैमस। जो क्रेप्टोगैमस पादप होते हैं बेटा, उनकी खासियत ये होती है ये बीज रहित होते हैं, यानी उनमें बीज नहीं पाया जाता है। दूसरा उन्होंने जो दूसरा समूह बांटा उसको नाम दिया फिनोरोगैमस। क्या नाम दिया? फिनोरोगैमस। यानी बीज युक्त। ये ऐसे पादप होते हैं जिनमें बीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीज पाया जाता है। तो बताया गया कि आइकल महोदय ने सबसे पहले पादपों को 2 समूहों में बांटा। पहले को क्या कहा गया? क्रेप्टोगैमस, और दूसरे को क्या कहा गया? फिनोरोगैमस। इन्होंने क्या किया कि जो क्रेप्टोगैमस है यानी बीज रहित पौधे हैं, उन पादपों को 3 समूहों में बांटा है, विभाजित किया। कितने समूहों में विभाजित किया? 3 समूहों में। पहले समूह का नाम उन्होंने रखा थैलोफाइट। क्या नाम रखा? थैलोफाइट। और दूसरे का नाम दिया ब्रायोफाइट, और तीसरे का नाम दिया टेरेडोफाइट। क्या नाम दिया? टेरेडोफाइट। बताया गया कि जो क्रेप्टोगैमस है उसको आइकलर महोदय ने क्या किया, इस समूह को 3 भागों में विभाजन किया। पहले का नाम उन्होंने क्या दिया? थैलोफाइट, दूसरे को ब्रायोफाइट और तीसरे को टेरेडोफाइट। अब थैलोफाइट समूह में किन पौधों को रखा, किन पादपों को रखा? तो अगर हम देखें तो उन्होंने क्या किया, जो थैलोफाइट समूह है इस समूह के अंतर्गत जो शैवाल आते हैं उन शैवालों को रखा। जैसे मान लो कि हरी शैवाल है या भूरी शैवाल है या लाल शैवाल है, इनको किस समूह में उन्होंने रखा? थैलोफाइट समूह में रखा। किस में रखा? थैलोफाइट समूह में। दूसरा जो है ब्रायोफाइट समूह है, इस समूह में जो है ना उन्होंने क्या किया कि पादप जगत के जो पादप जगत है उसमें जो उभयचर, यानी इस समूह को उन्होंने उभयचर बोला। क्या बोला? पादपों का उभयचर। उभयचर आप जानते हो ना, उभयचर जैसे जीव में कौन होते हैं, जो जल और थल दोनों पे पाए जाते हैं। उसी तरह से कुछ पादप ऐसे होते हैं जो जल और थल दोनों पे पाए जाते हैं, तो उनको किस समूह में रखा गया? ब्रायोफाइट समूह में रखा गया। तीसरा जो है टेरेडोफाइट, इसमें
टेरिडोफाइट। इस समूह को पादप जगह का सरीसृप कहा जाता है। जैसे अभी जब मैं आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो ये आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो है सरीसृप क्या है, इसको विधिवत बताया जाएगा। क्योंकि ये उन्होंने क्या किया कि ये क्रेप्टोगैमस का जो बीज रहित होते हैं इनका इन्होंने समूह बांटा। दूसरा जो था वह क्या था, फिनरोगैमस। क्या नाम था, फिनरोगैमस। यानी जो बीज युक्त पादप होते हैं उनको उन्होंने दो समूह में बांटा। पहले को नाम दिया जीनोस्पर्म। क्या नाम दिया, जीनोस्पर्म में वह पादप आते हैं जो अनावृत बीजी पादप होते हैं, और दूसरे में उन्होंने रखा एजियोस्पर्म। क्या नाम है उसका, एजियोस्पर्म, यानी आवृत बीजी पादप। और जो आवृत बीजी पादप होते हैं वह पुष्प युक्त पादप होते हैं। क्या होते हैं, यानी ऐसे पादपों में क्या पाया जाता है, फूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यानी यह पुष्प युक्त पादप होते हैं। और हमें जो पुष्प युक्त पादप हैं उसी चैप्टर को हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो हम देख रहे हैं कि हमें जो अध्ययन करना है इसी समूह, यानी कौन सा समूह है ये, एजियोस्पर्म आवृत बीजी, यानी पुष्प युक्त पादपों के बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। अब हमें ये जानना है, यानी अध्ययन तो हमने समझ लिया कि हमें अध्ययन इनका नहीं करना है। इस समूह में किस समूह का करना है, जो एजियोस्पर्म आवृत बीजी पादप है उन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो देखना क्या है बेटा, आपको समझना है कि कैसे जो है पादपों में जो है लैंगिक जनन कैसे होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यानी जो पुष्प युक्त पादप होते हैं उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हम ये समझ लिए कि हमें क्या पढ़ना है, यानी पुष्प युक्त पादपों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आप लोगों से जानना चाहते हैं पुष्प किसे कहते हैं, फूल। यानी पौधों का एक तरह से आप समझते होंगे कि पौधों का जो सबसे आकर्षित भाग होता है वो क्या होता है, फूल होता है। अब जो है ये पुष्प की संरचना कैसे होती है, तो पुष्प के संरचना जो है आपको यही बताया जा रहा है कि पुष्प की संरचना कैसे होती है। लेकिन पुष्प की संरचना से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो आप नोट कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और इसको याद भी रखना है। जैसे पुष्प की जो खेती की जाती है, जैसे क्रय विक्रय के लिए उसे खेती की जाती है ना, बेचने के लिए की जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो पुष्प की खेती को जो है फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नोट कर लेना, क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। जहां पे पुष्प की खेती होती है तो उसको क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और पुष्प का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो पुष्प का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है, याद रहेगा। और तीसरा जो है पुष्प क्या है, तो पुष्प जो है परोह का रूपांतरित भाग होता है। परोह समझते हो, परोह समझते हो, यानी पौधों के तने का रूपांतरित भाग कौन होता है, परोह होता है। क्या होता है, परोह होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लो, हम और आप जो हैं, हम लोग किसका रूपांतरित रूप है, तो हम अपने माता पिता का एक रूपांतरित रूप है। समझ रहे हो ना। यानी आपने देखा होगा, जैसे पढ़ाया गया होगा आद्यसूत्री विभाजन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आधा गुण किसका होता है, शरीर में भी आधा हम किसका गुण सूत्र कौन सा लेते हैं, पिता का, और आधा माता का लेते हैं, और लिंग निर्धारण में भी लेते हैं। वैसे जो है पुष्प जो है वह परोह का रूपांतरित होता है। यानी परोह का मतलब क्या है, उसके तने का रूपांतरित भाग होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम पुष्प की संरचना के बारे में जानेंगे। लेकिन पुष्प की संरचना जानने से पहले आप लोगों ने देखा होगा, जैसे परोह मैंने अभी बताया, तो सबसे पहले आप लोगों ने बीज देखा है। तो बीज जैसे जमीन में डाल दिया जाता है, तो डालने के बाद से आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो अंकुरित होता है तो उसके दो भाग होते हैं। जैसे मान लो ये कोई बीज है, देख रहे हो ना, ये इसका भ्रूण है, और ये बीज का जो ऊपर वाला भाग है इसको कहा जाता है परांकुर, और नीचे वाले भाग को क्या कहता है, मूलांकुर। परांकुर से क्या होता है, परांकुर से उसके तने
उनकी पत्तियां और उनमें फूल निकलते हैं, और मूलांकुर से क्या होते हैं, उनकी जड़ें निकालती हैं। तो ये जो परांकुर है, इससे जो ऊपर वाले भाग निकलते हैं उसी को तो प्रो कहा जाता है। क्या कहता है, प्रो कहा जाता है। हम आते हैं सीधे जो है, हम पहले पुष्प की संरचना के बारे में जानते हैं। ये मान लो कि ये कोई क्या है, पुष्प। तो पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में देखो बेटा, आप लोगों ने फूल देखा होगा ना, सभी लोग, भाई फूल तो सबको पसंद है, फूल तो सबको अपने तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। तो जब आप किसी फूल को देखते हो तो देखना उसके नीचे जो है ना एक बाह्य तल होता है, यानी एक हरे रंग का पत्ता होता है। यानी गुलाब देखे हो, गुलाब में नीचे देखना हरे रंग का क्या होगा, पत्ता होगा, और पत्ते के ठीक ऊपर क्या होता है, लाल कलर का या सफेद कलर का, जिस कलर का फूल होता है उसकी पंखुड़ियां होती हैं, देखे हो ना। उसके अंदर जो है पुंकेसर या अंडाशय स्थित होते हैं। तो हम यहाँ पे एक हमने फूल देखा, तो देख रहे हो कि इस फूल में आप देखो कि ये एक भाग क्या है, उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ भाग। ये क्या है, उसका निकल है, ठीक है ना। तो उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, पुष्प आसन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्प आसन कहते हैं। देखना किसी भी फूल में बीच में एक उभरा हुआ क्या होता है, भाग होता है, उसी उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, पुष्प आसन। देखो पुष्प आसन दो शब्दों से बना है, पुष्पधन आसन। पुष्प माने फूल और आसन में क्या, बैठने का स्थान, यानी जिस स्थान पे फूल बैठा है उसी को क्या कहता है, पुष्पासन। यानी इसका मतलब फूल क्या होता है, इसी पुष्प आसन पर क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है। नीचे वाले को पुष्प वृंत कहते हैं, यानी आप अपने भाषा में क्या कहते हो, डंडल कहते हो। यहाँ पे देखो पुष्प के इस साइड में आप देख रहे हो, दोनों साइड में जो है बाह्य पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पहले तो एक चीज समझ जाओ कि पुष्पासन यानी इसी पुष्प आसन पर पूरे पुष्प क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहले इसको बताया गया कि पुष्प के मुख्य कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। और ये चारों भाग पुष्पासन पर क्या होता है, स्थिर होता है। जो उसका पहला भाग होता है उसको कहा जाता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल देख रहे हैं ना, बाह्य दल पुंज, यानी बाह्य दल पुंज का मतलब होता है कि बाह्य दलों का समूह, पुंज में होता है समूह, यानी एक समूह पाया जाता है। एक बाह्य दल का क्या पाया जाता है, समूह पाया जाता है। उसी समूह को क्या कहा जाता है, बाह्य दल पुंज कहा जाता है। और यानी ये बाह्य दल है, देख रहे हो ना। बाह्य दल का मतलब क्या, पत्तियां हैं, क्या है, हरी वाली जो पत्तियां होती है उसको क्या कहता है, बाह्य दल। और इनकी उसमें एक नहीं होती है, पत्तियां क्या होती हैं, समूह में होती है, कई होती हैं। तो उन्हीं पूरे समूह को क्या कहा जाता है, बाह्य दल पुंज कहा जाता है। ठीक है ना। और इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य देखोगे तो ये फूलों की क्या करती हैं, सुरक्षा करने का कार्य करती है। ये फूलों का क्या करती है, सुरक्षा करने का कार्य करती है। दूसरा जो है, तो हमने पढ़ लिया कि ये मैंने बता दिया कि बाह्य दल पुंज क्या है और ये क्या क्या करते हैं। दूसरा है दल पुंज। क्या होता है, दल पुंज। इसको क्रोला इंग्लिश में क्या कहता है, क्रोला। दल पुंज, जहां भी पुंज है इसका मतलब क्या है, समूह। दल समझते हो, देखना फूल के अंदर क्या पाई जाती है, पंखुड़ियां। क्या पाई जाती है, जो उसका आकर्षित वाला भाग होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का पंखुड़ी होता है। देखो ना आकर्षित वाले भाग को। तो ये आप उसी, यानी ये वाला जो भाग देख रहे हो ना, देख रहे हो ये वाला भाग, ये 1 2 3 ये देख रहे हो ना। ऐसे उसमें जो आकर्षित भाग होता है, जो कलरफुल या रंगीन जैसे भी होता है, गुलाब में देखो जो लाल लाल की क्या होती है, पंखुड़ियां दिखाई देती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं। क्या कहते हैं, दल। तो अब इन सारे पंखुड़ियों को क्या होता है, एक समूह होता है, तो उसी समूह को हम क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। समझ में आ रहा है बात। यानी दल और दल पुंज में क्या है अंतर। दल का मतलब ये, आज जब बहुत सारे क्या होंगे, पंखुड़ियां होंगी, तो उसको क्या कहा जाएगा, दल पुंज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, दल पुंज कहा जाएगा। और ये जो होता है, ये पुष्प का सबसे आकर्षित भाग होता है। ये पुष्प का क्या होता है, सबसे आकर्षित भाग होता है। ये जो कीट होते हैं उनको अपने तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। और जब यहाँ पर पुष्प की तरफ आकर्षित होकर ये कीट आते हैं और जब उस पुष्प पर बैठते हैं तो उसमें जो पराग कोष होता है वो उनके पैरों में क्या होता है, चिपकता है। ठीक है ना। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा जो इसमें होता है वो होता है उमंग। क्या होता है, उमंग।
पुमंग क्या होता है बेटा? पहले तो हम समझेंगे पुमंग किसे कहा जाता है। तो पुमंग में 3 चीजें मिले होते हैं, यानी ये पुंकेसर का समूह होता है। किसका समूह होता है? पुमंग जो होता है वह पुंकेसर का समूह होता है। अब सवाल पैदा होता है कि पुंकेसर क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर ये देख रहे हो ना, इन सबको 1 2 3 4, 1 2 3 और 3 ये 6 है ना। इन 6 को मिलाकर क्या बना है? पुमंग बना है। क्या बना है? पुमंग। अब देखो, पहले तो हम समझेंगे कि पुमंग, मैंने बताया कि पुंकेसर के समूह को हम क्या कहते हैं? पुमंग। अब पुंकेसर किसे कहते हैं? तो पुंकेसर में देखो, एक ये देख रहे हो परागकोश है, ये वाला ऊपर वाला जो भाग होता है इसको क्या कहता है? परागकोश। और नीचे वाला भाग को क्या कहता है? पतंतु कहा जाता है। तो जब परागकोश और पतंतु एक साथ मिलते हैं तो इससे किसका निर्माण होता है? पुंकेसर का। किसका निर्माण होता है? पुंकेसर का। समझ में आ रही है? मैं कहा हूं कि थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब ये बातें आपको समझ में आ जाएगी, ये चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। और मैं शुरू में कहा कि पढ़ना तो एकदम मजे में पढ़ना, कोई जो है बहुत टेंशन लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको आराम से पढ़ो। मैं एक एक चीज को आपको बता रहा हूँ। जैसे अब कई लोगों के दिमाग में, अब यहाँ पे सर अभी इसको लिखे हैं परागकोश, अब यहाँ पे आ गया क्या? पुमंग कहाँ से आ गया? तो मैंने बताया कि पुमंग क्या होता है बेटा? पुंकेसर का समूह होता है। अब पुंकेसर क्या होता है? तो ये ही परागकोश और पतंतु जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बन जाता है? पुंकेसर बन जाता है। ये पुंकेसर हो गया। और जब पुंकेसर, बहुत सारे पुंकेसर एक साथ मिलते हैं तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? पुमंग बन जाता है। ठीक है ना। और ये जो है ना, फूल का नर जनन अंग होता है। क्या होता है? नर जनन अंग। एक चीज मिल गया आपको कि आप पढ़ ही रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, यानी पुष्प में लैंगिक जनन। तो भाई जब लैंगिक जनन के बात आएगी तो नर और मादा दोनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो पहले पुष्प में ये हमको जानना था कि नर जनन अंग कौन सा है। तो हम ये जो पुमंग होता है, यही सी पुमंग को हम क्या कहते हैं? नर जनन अंग। तो एक चीज आपने समझ लिया कि पौधों का नर जनन अंग कौन सा है? पुमंग। अब पुमंग किसका समूह है? पुंकेसर का। अब पुंकेसर क्या है? परागकोश और पतंतु को मिलाकर क्या बना है? समझ में आ गया? चलो, बड़ी खुशी की बात है कि आप बड़ा जल्दी समझ गए। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। जो इसका चौथा भाग होता है वो होता है जैयांग, यानी जैनोसियम। क्या कहा जाता है? जैनोसियम। अब जैनोसियम क्या होता है बेटा? जननांग क्या होता है? तो जननांग देखोगे, स्त्री केसर या अंडाशय को हम क्या कहते हैं? जैयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जैयांग। अब स्त्री केसर क्या है? अब स्त्री केसर को जानना है कि भाई स्त्री केसर क्या होता है। मैं जैसे उसमें बताया कि पुमंग को मैंने बताया कि वो क्या है? पुंकेसर का समूह है। अब पुंकेसर क्या है? परागकोश और पतंतु को मिलकर बना है। उसी प्रकार से जैयांग क्या है? स्त्री केसर या अंडाशय को हम क्या कहते हैं? जैयांग कहते हैं। यानी इसके समूह को हम क्या कर दिए? जैयांग कर दिए। अब जैयांग, अब स्त्री केसर क्या है? तो जब स्त्री केसर की बात आती है तो 3 चीजों को मिलाकर इसमें देख लेना। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना गया, ये देख रहे हो ना, ये क्या है? वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र है। और वर्तिकाग्र जो है, इसके ठीक नीचे वाला जो ये डंठल आपको दिख रहा है ना, इसको क्या कहता है? वर्तिका। और ये नीचे वाला भाग देख रहे हो, ये पुष्प का क्या है? अंडाशय है। जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? स्त्री केसर। और स्त्री केसर को हम क्या कहते हैं? जैयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जैयांग। और यही जैयांग जो है क्या कहलाता है? मादा जनन तंत्र। क्या कहलाता है? मादा जनन तंत्र। समझ में आया? तो हमको 3 चीजें एकदम मिल गई। जो हमको लैंगिक जनन में क्या पढ़ना था बेटा? हमको पुष्प में लैंगिक जनन पढ़ना था। तो सबसे पहले हम तो भाई सीधी सी बात हमको जानना था कि लैंगिक जनन में उसमें नर जनन तंत्र कौन है और मादा जनन तंत्र कौन है। तो एक शब्दों में आपको बता दिया गया कि पुष्प के कुल कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। और ये चारों भाग किस पे स्थिर होते हैं?
पुष्पासन पर स्थित होते हैं। एक भाग को क्या कहा जाता है? बाह्य दल पुंज कहा जाता है, और दूसरे भाग को क्या कहा जाता है? दल पुंज कहा जाता है, और तीसरे को क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है, और चौथे को क्या कहता है? जयांग कहा जाता है। जो पुमंग होता है वो क्या होता है? नर जनन तंत्र होता है, और जो जयांग होता है वो क्या होता है? मादा जनन तंत्र होता है। तो इसमें किसी को कहीं से दिक्कत है? समझ में आ गया? अब जो है हमें पढ़ना किसके बारे में है? नर जनन तंत्र के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। जैसे अब हम एक एक करके क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम क्या स्टार्ट करेंगे? नर जनन तंत्र। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।